गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए अपना टॉपिक चल रहा था कंपनी ऑडिट और हम इसमें पढ़ रहे थे कंपनी अंकेक्षक की अयोग्यताएं। कंपनी अंकेक्षक की अयोग्यता। कल तक हमने सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 का क्लॉज ए, बी, सी और डी 4 अयोग्यताएं आपने कंप्लीट कर ली थी और इसी के साथ आपने सेक्शन 141 की सबसेक्शन 4 भी बीच में पढ़ ली थी। तो एक बार रिवाइज करवा देता हूं यहां तक का। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपनी अंकेक्षक की अयोग्यता। अब मैं आपसे एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बना बना के पूछ रहा हूं। बताएंगे आप लोग? तैयार है? चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, आप बताना बेटा। हाँ, आवाज कम आ रही है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, बस इससे ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। ये जो मैं आज क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, पढ़ाते टाइम तो मैं बहुत अंदर घुस रहा हूँ, लेकिन इससे ज्यादा डेप्थ में अधीनस्थ बोर्ड भी नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी भी औकात आईसीआई के सामने तो कुछ नहीं है ना। पर्टिकुलर कौन सी लाइन में? कॉमर्स फील्ड में। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, कंपनी अंकेक्षक के लिए योग्यता और अयोग्यता के प्रावधान कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा में दिए गए हैं? ऑप्शन भी दे रहा हूं। ऑप्शन ए धारा 141, ऑप्शन बी धारा 142, ऑप्शन सी धारा 143 और ऑप्शन डी धारा 144। बताओ योग्यता और अयोग्यता के प्रावधान किसमें दिए गए हैं? धारा 141। एक क्वेश्चन समझ में आ गया? क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन सुनो। कंपनी अंकेक्षण करने के लिए योग्य व्यक्ति कौन होता है? ऑप्शन ए कंपनी सचिव, ऑप्शन बी एमबीए, ऑप्शन सी सीएमए और ऑप्शन डी चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब सर ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे क्या? हाँ, तो सारे ही थोड़ी टफ आएंगे। पढ़ने का बहुत सिंपल सा तरीका है। आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 में से जो 15-16 क्वेश्चन सही करते हैं उनको कोचिंग करने की जरूरत नहीं होती। कोई भी गाइड लिया ना, जिससे दुनिया सबसे घटिया बोलती है वो लिया ना, 15 क्वेश्चन तो फिर भी ठीक हो जाने आपके। समझ रहे हो? अब मान लीजिए कोई बच्चा है जिसके 90% मार्क्स आते हैं, उसको 90 से 95 लाने में जान लगानी पड़ती है, लेकिन जिसके 40% मार्क्स है वो 40 से 70 लाने में इतना जान नहीं लगाएगा। तो ऊपर के जो 5% है ना, यही सिलेक्शन तय कराते हैं। अब आपके 25 क्वेश्चन है तो 25 में से सारे थोड़ी टफ आएंगे। 15 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जो आपको 15 सेकंड नहीं लगेगी, फटाफट फटाफट टिक। 5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपने अच्छा पढ़ा हो तो टिक होंगे, और अगले जो 5 क्वेश्चन होंगे ना वो आपका सिलेक्शन तय करेंगे कि आपने किस लेवल पे जाके पढ़ा है। तो इजी भी आएंगे और टफ भी आएंगे। यहां तक समझ में आ रहा है? चलिए तीसरा क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। निम्नलिखित में से कौन कंपनी का अंकेक्षण नहीं कर सकता? निम्नलिखित में से कौन कंपनी का अंकेक्षण नहीं कर सकता? ऑप्शन ए संस्था का कर्मचारी, ऑप्शन बी संस्था का अधिकारी और ऑप्शन सी निगमित निकाय और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आंसर क्या होगा बताओ? ये सारे के सारे कंपनी ऑडिट करने के लिए क्या है? अयोग्य हैं। समझ में आ रहा है यहां तक? तीसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा हूं, कंपनी अंकेक्षण के लिए अंकेक्षक के रिश्तेदार को कितने मूल्य तक के अंश धारण करने की अनुमति प्राप्त है? ऑप्शन ए 1 लाख,
तक, ऑप्शन बी 1 लाख से अधिक, ऑप्शन सी 1 लाख अंकित मूल्य तक, और ऑप्शन डी 1 लाख बाजार मूल्य तक। क्या आंसर आएगा बताओ? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अंकेक्षक के रिश्तेदार के द्वारा 1 लाख से अधिक अंकित मूल्य के अंश धारण किए जाते हैं तो उन्हें सुधारात्मक कार्रवाई हेतु कितने दिन प्रदान किए जाएंगे? कितने दिन दिए जाएंगे बताओ? 60 दिन। समझ में आ गया ना कैसे बनाएंगे क्वेश्चन? तो अपन एक एक लाइन पे क्वेश्चन बना लेंगे, तो फिर आपका बचेगा ही नहीं कोई कि भाई आपको ये चीज नहीं आ रही। तो योग्यता और अयोग्यता की बात कर रहा था, मैं रिवाइज करवा देता हूं अब तक जो पढ़ा अपन ने। पहली में मैंने क्या बताई कि यदि सीए मिलकर क्या बना लेते हैं? निगमित निकाय, यानी कि कंपनी बना लेते हैं, तो वो किसी भी कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकते। पर इस नियम का एक अपवाद है, वो है एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। दूसरी अयोग्यता बताई मैंने आपको कि यदि आप किसी कंपनी के क्या हो, कर्मचारी या अधिकारी, तो आप उस कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकते। तीसरी अयोग्यता बताई मैंने आपको कि यदि आप किसी कंपनी के कर्मचारी या अधिकारी के कर्मचारी या साझेदार हो, यहाँ रिश्तेदार मत बोलना क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है, लोग गलतियां करते हैं और ये मैंने खूब सुन लिया बच्चों से, ऐसा भूल जाते हैं लास्ट में जाते जाते कि सर आपने तो बताया था कर्मचारी का रिश्तेदार। अरे मैंने कहा था कर्मचारी का कर्मचारी या साझेदार। समझ में आ गया? और कल डी में आपने मेरे से 3 पॉइंट पढ़े और ये आपने पढ़ा कि यदि कोई भी अंकेक्षक खुद या उसका साझेदार या उनके रिश्तेदार यदि किसी कंपनी में या उसकी सहायक कंपनी में या उसकी होल्डिंग कंपनी में या उसकी एसोसिएट कंपनी में या उसकी सब्सिडरी कंपनी में अंश या हित धारण करते हैं तो वो अंकेक्षण करने में क्या रहेंगे? अयोग्य रहेंगे। किंतु रिश्तेदार 1 लाख मूल्य, अंकित मूल्य तक के अंश धारण कर सकते हैं, और अगर 1 लाख से अधिक के अंश धारण करते हैं तो 60 दिन के अंदर इस त्रुटि को ठीक कराना पड़ेगा। सेकंड में आपने पढ़ा कि यदि आप क्या हो जाते हो 5 लाख से अधिक के ऋणी, तो आप ऑडिट नहीं कर सकते। और थर्ड में पढ़ा आपने कि अगर आपने 1 लाख से अधिक की क्या दे दी? गारंटी, तो आप ऑडिट नहीं कर सकते। रिश्तेदार का भी अर्थ समझ गए थे? तो बताओ क्या रिश्तेदार में गोद ली हुई पुत्री शामिल है? उसको शामिल नहीं किया गया। रिश्तेदार की परिभाषा कौन सी धारा में दी गई है? धारा 2 की उपधारा 77 में। क्लियर है यहां तक का? यह आपने कल तक मेरे से पढ़ लिया था। नोट्स मैंने आपको दे ही दिए हैं, आप नोट्स को भी रेफर कर सकते हो। कंपनी अंकेक्षक की अयोग्यता जो धारा 141 की उपधारा 3 के साथ किस में पढ़नी है? रूल 10 में। आप कैसे रूल 10 अलग से पढ़ाओगे क्या? वो नहीं में इनबिल्ट है, ये प्रोविजन हम बीच बीच में कहाँ से ले रहे हैं? रूल 10 से। आपको तो खाली रूल का नाम या नंबर याद रखना है कि अयोग्यता से संबंधित नियम कौन सा है? नियम 10। धारा 141 की उपधारा 3 का वाक्य ये कह रहा है यदि सीए निगमित निकाय बना लेते हैं तो वो ये जो निगमित निकाय है वो किसी भी कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकता। लेकिन एलएलपी इसका क्या है? अपवाद है, क्योंकि एलएलपी निगमित निकाय है फिर भी वो ऑडिट करने के लिए क्या है? सक्षम है। धारा 141 की उपधारा 3 का वाक्य भी कहता है कि यदि आप किसी कंपनी के कर्मचारी या अधिकारी हो तो आप कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकते। और अधिकारी की परिभाषा धारा 2 की उपधारा 59 में दी हुई है। अधिकारी में कौन कौन शामिल है? प्रबंधक, संचालक, मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति और शैडो डायरेक्टर। और शैडो डायरेक्टर कौन होता है? जिसके डायरेक्शन पे पूरा का पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम करता है। धारा 141 की उपधारा 3 का वाक्य सी, यदि आप किसी कंपनी के अधिकारी या कर्मचारी के कर्मचारी या साझेदार हो तो आप उस कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकते, आप उनको नियुक्त नहीं कर सकते। इसमें 4 अयोग्यता होगी देखा जाए तो। अधिकारी का कर्मचारी, अधिकारी का साझेदार और कर्मचारी का कर्मचारी और कर्मचारी का साझेदार। यह आपको कभी भी डायरेक्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि डायरेक्ट तो कौन होते हैं? अधिकारी या कर्मचारी।
आप यहां पर कनेक्शन कैसा आपका, इनडायरेक्ट। यहां तक समझ में आ रहा है? क्या बोल रहे हो? पॉसिबिलिटी बहुत रेयर केस में है कर्मचारी का भी क्या होना, कर्मचारी होना। जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में क्या करते हो, जॉब करते हो, ठीक है, तो वहां क्या आप क्या हो गए, कर्मचारी एम्प्लॉय हो गए, और मैं आपके अंडर में काम करता हूं, तो मैं आपके यहां जॉब कर रहा हूं। ऐसी पॉसिबिलिटी क्या है, बहुत कम है, क्योंकि प्रैक्टिकली जो खुद नौकरी कर रहा है वो नौकरी पे क्या रखेगा, ठीक है ना। लेकिन प्रोविजन बने हुए हैं। आपके एग्जाम में भी कर्मचारी का कर्मचारी पूछेंगे नहीं। ये जरूर हो सकता है कि आप कर्मचारी के क्या हो, पार्टनर हो। मेनली तो ये अधिकारी पे फोकस करेंगे। अधिकारी का कर्मचारी हो सकता है, या अधिकारी का क्या हो सकता है, साझेदार। यहां तक समझ गए। धारा 141 की उपधारा 3 का वाक्य डी, कल क्या बताया था मैंने कि यदि ऑडिटर ने खुद ने या उसके साझेदार ने या उनके रिश्तेदार ने किसी कंपनी में या उसकी सहायक कंपनी में या उसकी एसोसिएट कंपनी में या सूत्रधारी कंपनी में या ऐसे सूत्रधारी की सहायक कंपनी में क्या धारण करते हो, या तो अंश या हित। देखो कोई कंपनी में पूंजी नहीं है तो क्या आ जाएगा, वहां पे हित आ जाएगा, तो वो कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकता। लेकिन रिश्तेदार 1 लाख अंकित मूल्य तक के अंश धारण कर सकते हैं, और अगर रिश्तेदार ने 1 लाख से अधिक अंकित मूल्य के अंश धारण करें, कोई बात नहीं, ऑडिट ले लो, पर ये गलती को कितने दिन में ठीक करोगे। और ध्यान रखना बच्चों, 60 दिन मैक्सिमम है, मिनिमम नहीं है। क्या आप सोचो 10 दिन में ऑडिट ही कर देते हैं, त्रुटि तो ठीक होती रहेगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। पहले त्रुटि ठीक करोगे, योग्य बनोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे, ऑडिट करोगे। इसलिए मैंने यहाँ लिख भी दिया है नोट करके कि बिना अंश पूंजी वाली कंपनी में अंश के स्थान पर क्या देखना अपने को, क्योंकि जब अंश ही नहीं है तो वहां पे क्या देखेंगे, वहां पे कहीं ना कहीं कनेक्शन है, तो वो हित होगा। और रिश्तेदार की परिभाषा धारा 277 में दी गई है। रिश्तेदार का मतलब क्या है, एचयूएफ की स्थिति में परिवार के सारे सदस्य, और व्यक्ति की स्थिति में जीवन साथी और 8 रिश्ते। और 8 रिश्ते कौन है, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर, सन्स वाइफ एंड डॉटर्स हस्बैंड। नॉट वो बिल्कुल फादर है, वहां पर उसके फादर कौन माने जाएंगे, हाँ वही हो गए। आज से तेरे पिताजी मेरे पिताजी हो गए, खुद के नहीं रहे, वो पराये हो गए। हाँ, बेटी की जब शादी होती है तो बेटी पराई नहीं होती, घर वाले पराये हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते, यहां तक समझ गए। अब देखो नेक्स्ट है, गोद लिया गया बच्चा भी क्या होगा, इसमें शामिल होगा, किंतु गोद ली गई पुत्री शामिल नहीं है, इसमें ध्यान रखना। ये एक एक्सेप्शन है इस रिलेटिव की डेफिनेशन का। और यदि कोई भी ऑडिटर खुद या उसका साझेदार या उसका रिश्तेदार कंपनी के 5 लाख से अधिक के क्या हो जाते हैं, और ऋणी हो जाते हैं। यहां मैंने खाली कंपनी लिख दिया है, पर ये पूरा क्लोज के लिए आपको क्या बना के चलना है, CSH का डायलॉग। कौन से वाले के लिए, डी के लिए, ठीक है। तो वो कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकते। नोट करके मैंने लिख भी दिया है कि ऋण में, ऋणी का मतलब लोन लेना, माल उधार खरीदना, इवन अगर आपने अग्रिम फीस प्राप्त कर ली ना, तो भी आप क्या माने जाओगे, ऋणी माने जाओगे। क्योंकि ऑडिटर अपनी फीस कहां तक वसूल कर सकता है, प्रगतिशील आधार पर। और ऐसे ही लास्ट मैंने आपको बताया कि यदि कोई व्यक्ति स्वयं या उसका साझेदार या उनके रिश्तेदार कंपनी को तृतीय पक्षकार के लिए 1 लाख रुपए से अधिक की गारंटी दे देते हैं, तो वो ऑडिट नहीं कर सकते। यहां तक का पढ़ लिया था। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट अयोग्यता स्टार्ट करवाने जा रहा हूं। आपको समझने पे पूरा ध्यान फोकस करना है। नोट्स मैंने आपको प्रिंटेड दे दिए हैं। अगर आपको लगे कि नहीं मुझे तो लिखना है सर, आप लिखवाया करो, लिखवाते क्यों नहीं हो, समझ लो। तो मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, वो नोट कर लिया करो। बाकी तो नोट्स में है ही आपके सब चीजें। और ये भी कोई कहे कि यार काहे को नोट करें, ठंड है, कौन हाथ निकालेगा बाहर, तो कोई टेंशन नहीं है। जितनी भी हमारी बोर्ड स्लाइड्स हैं ये सब आपको ऐप पे मिल जाएंगी। इनके हम स्क्रीन शॉट लेके पूरा ऐप पे अपलोड कर देंगे। तो देखिए धारा 141 की उपधारा 3 का वाक्य ई, ये क्या कहता है, ये कहता है साहब, अगर कोई भी ऑडिटर स्वयं या फिर उसका साझेदार, यहां रिश्तेदार का लेना देना नहीं है, यहां रिश्तेदार का लेना देना नहीं है। कोई भी ऑडिटर खुद या उसका, मैंने रिश्तेदार लिख दिया, उसका साझेदार, कोई भी अंकेक्षक स्वयं या उसका साझेदार। सब अब क्या गड़बड़ कर दी,
ऐसा क्या कर दिया साहब उसने? यदि कोई भी ऑडिटर खुद या उसका साझेदार, यहाँ भी वही डायलॉग मार रहा हूं, किसी कंपनी में, सब्सिडरी में, होल्डिंग में, एसोसिएट में और उसकी सब्सिडरी में क्या काम कर दिया साहब? के साथ व्यावसायिक संबंध रखता है, के साथ व्यावसायिक संबंध रखता है। तो अगर आपका बिजनेस रिलेशनशिप है किसी कंपनी के साथ, तो बच्चों आप उसकी ऑडिट नहीं कर सकते। अगर आपका किसी के साथ में क्या है, बिजनेस रिलेशनशिप है, तो आप उसकी ऑडिट नहीं कर सकते। कुछ समझे? लाइव एग्जांपल देता हूं, बिल्कुल लाइव। देखो बच्चों, मैं सीए के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाता हूं, ऑडिट पढ़ाता हूं, वहां पर मैं सीए फाइनल में मैं क्लासेस लेता हूं। मेरा खुद का इंस्टीट्यूट नहीं है सीए का, मैं वहां पर क्या हूं, एज ए फैकल्टी पढ़ाने जाता हूं। वीएसआई करके एक इंस्टीट्यूट है जयपुर में, जो सीए के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, वहाँ फाइनल की क्लासेस में लेता हूँ। सीए फाइनल जो लास्ट स्टेज आती है, जिसमें बच्चे या तो इस पार या उस पार, तो या तो सीए बनेंगे या फिर छोड़ देंगे, बस पढ़ाई छोड़ देंगे जिंदगी में ही, क्योंकि वो फाइनल में आके भी पास नहीं होता, फिर पढ़ाई छोड़ता है वो। तो यहाँ मैं पढ़ाता हूँ बच्चों। ये बीएसआई कैरियर इंस्टीट्यूट लिमिटेड एक क्या है, कंपनी है, नहीं प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, नाम के आगे क्या लिखा है, लिमिटेड। तो ये कैसी कंपनी हुई बताओ? सार्वजनिक। समझ गए? कुछ कंफ्यूजन? ऐसे ना आपको फीलिंग आए ना, उससे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड का जजमेंट मत कर लेना। आपके सर बीएसआई में पैसे किसने लगा रखे हैं? तो बीएसआई की ओनर उन्होंने लगा रखे हैं। सर आपने कहा था ना पब्लिक कंपनी तो वो होती है जो जनता से पैसे ले। मैंने ये नहीं कहा जो जनता से पैसे ले सकती है, लें कोई जरूरी थोड़ी है, लें ये कोई जरूरी नहीं है। आपको तो पहचाने का एक ही तरीका है, जिसके नाम के आगे क्या मिल जाए, लिमिटेड, तो वो है सार्वजनिक, और नाम के आगे क्या मिल जाए तो वो क्या है, निजी। इसके अलावा दिमाग ही नहीं लगाना, इसके अलावा दिमाग ही नहीं लगाना, चाहे पैसे मार्केट ने दिए या नहीं दिए। अब बीएसआई लिमिटेड अपना अंकेक्षक नियुक्त करना चाहती है, किसको? जेकेंड कंपनी को। इसमें 3 पार्टनर है बच्चों, कौन कौन? जे के जी, तीनों क्या हैं, सीए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो जे सीए है, ये यहाँ पर वीएसआई में सीए फाइनल की क्लासेस लेता है और फोकट में नहीं लेता। तो धर्मार्थ उद्देश्य तो है नहीं। कैसा उद्देश्य हो गया? वाणिज्यिक। जब पैसा कमाने के लिए आप कोई काम करते हो तो वो आपका व्यवसाय हो गया। समझ में आ गया? तो वो यहां पर क्लासेस लेते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं विद्यासागर का ना तो एम्प्लॉई हूं। बोले सर आप पढ़ाने जाते हो ना, एम्प्लॉई हो गए ना? ऐसे थोड़ी एम्प्लॉई होते हैं कोई। मैं तो 1 घंटे पढ़ाता हूं वहां, केवल मैं तो केवल 1 घंटे पढ़ाता हूं सुबह सुबह। और सर आप वहां अधिकारी हो? नहीं भैया, अपना कोई लेना देना ही नहीं है। मैं तो एक क्या हूं, फैकल्टी हूं, वहां पढ़ाता हूं। हमको पढ़ाने के हिसाब से, कोर्स के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं, बात खत्म। और सर नहीं पढ़ाओगे तो कोरोना काल में कब पढ़ाए? हम नहीं पढ़ाए, तो घर बैठे थे, 1 रुपये ही नहीं आया। कोई फिक्स सैलरी थोड़ी है मेरी कि आपको फिक्स पेमेंट मिलेगा, और फिक्स टाइम भी नहीं है कि आपको इतने बजे जाना है और इतनी बजे आना है। और कैसे पढ़ाना है ये भी वो मुझे डायरेक्शन नहीं देते, वो भी मैं मेरे तरीके से काम करता हूँ। तो मैं वहाँ पे क्या नहीं हूँ, एम्प्लॉई नहीं हूँ। समझ में आ रहा है? तो मैं बीएसआई में एम्प्लॉई नहीं हूँ, और ना ही मैं क्या हूँ, वहाँ का अधिकारी। अब तक जो पढ़ा उसके हिसाब से बताओ मैं इस कंपनी की ऑडिट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? चलो वापस रिपीट करते हैं। सबसे पहली, अगर सीए ने क्या बना ली, निगमित निकाय, तो ऑडिट नहीं कर सकते। हमारी तो क्या है, ये पार्टनरशिप फर्म है। तो पहली अयोग्यता ए में तो मैं बच गया, ये तो मेरे ऊपर नहीं लगी, क्योंकि मैंने क्या बना रखी है बताओ, साझेदारी फर्म। समझ में आ रहा है ना सबके? अयोग्यता नंबर 2 आपने पढ़ी कि यदि आप किसी कंपनी के क्या हो, कर्मचारी हो या अधिकारी हो,
तो आप उस कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकते। तो मैं वीएसआई का ना तो कर्मचारी हूं, ना ही क्या हूं, अधिकारी। तो यहां भी मैं बच गया, यहां भी मैं अयोग्य नहीं हूं। अयोग्यता नंबर सी आपने पढ़ा कि यदि आप किसी कंपनी के कर्मचारी या अधिकारी के क्या हो, कर्मचारी या साझेदार हो, तो आप उसकी ऑडिट नहीं कर सकते। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि विद्यासागर के मैं किसी भी कर्मचारी का कर्मचारी नहीं हूं, और किसी भी कर्मचारी का मैं अधिकारी नहीं हूं, और न ही वहां किसी अधिकारी के, वो मतलब मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। तो मैं इसमें भी बच गया। अब बात करें किसकी, डी नंबर के क्लोज की। तो ये क्या कहता है कि यदि कोई भी अंकेक्षक क्या धारण कर ले, अंश। मेरे पास में विद्यासागर का एक भी शेयर नहीं है, क्यों हम अपन क्यों पैसे लगाएंगे, मेरे पास में कोई भी शेयर नहीं है, और ना ही मेरे रिश्तेदारों के पास है, और ना ही मैंने उनसे कभी कोई लोन लिया, और ना ही मैंने कभी उनको किसी के लिए गारंटी दी। तो यहां पर भी मैं बच गया। तो आपने देखा ए बी सी डी में मैं ऑडिट करने के लिए योग्य था। अगर बताओ मैं विद्यासागर की ऑडिट करूंगा तो वाकई में निष्पक्ष जांच होगी क्या, या नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? देखो जुड़ा हुआ हूं और मेरा हित भी है। मैं तो रोज दुआ करता हूं साहब खूब फुलो फुलो। नहीं समझे? बताओ ऐसा क्यों? अब देखो कल एक लड़का आया, अभी एबीएसटी में कॉलेज लेक्चरर बनाए, सिलेक्शन हो गया। अब वो आया हमारे पास में, सर आप लोगों की जान पहचान रहती है, मेरा जो गांव है शोगंज में वैकेंसी आई हुई है, मतलब पोस्टिंग खाली है, मेरी वहाँ पे लगवा दो। यार ये काम नहीं करते हम लोग। मैं गई नेता नंगल से बात कर कि यहाँ का वो क्या करते हैं, जैसे आपकी मान लो जूनियर अकाउंटेंट बन गए आप, और आप वो यहाँ सिक्कर के आपको भेज दें बाड़मेर, तो आप क्या करोगे यार, सिक्कर की तरफ ही आ जाएं तो ठीक रहे। तो आया लड़का। अब हमने कहा यार ये काम नहीं करते सर, प्लीज प्लीज करके। मैं कहा चल ठीक है फोन करवाते हैं। मेरे को क्या मिल रहा है, कोई पैसा मिल रहा है क्या? उस काम का थोड़ी ले रहे हैं पैसा, ऐसा कुछ नहीं है। फिर हमने उसकी हेल्प क्यों करी? नहीं, अरे रिकमेंडेशन भी नहीं चाहिए, ऐसे रिकमेंड करने से कोई नहीं आता। आपके काम में अगर गुण है ना तो अपने आप दौड़ के आते हैं लोग। तब तो कोने के अंदर बैठ जाओ वहां पर, समोसे बढ़ाओ, शानदार क्वालिटी वाले लोग खुशबू लेते हुए आ जाएंगे अपने आप। और ऐसे जाए तुम कितने ही मेन रोड पे आके समोसे बेच लो, नहीं बिकेंगे। एक्चुअली हमने उसकी हेल्प केवल और केवल एक कारण से करी कि थोड़ी क्या हो गई, जान पहचान हो गई। तो लोग मना नहीं कर पाते। और यहां तो मैं पैसा कमा रहा हूं, जान पहचान तो छोड़ो, यहां तो मैं क्या कर रहा हूं, पैसा कमा रहा हूं। कल को मैं अगर विद्यासागर की ऑडिट करूंगा और वहां पे मेरे को कुछ क्या मिली, गड़बड़, तो सर क्या कहेंगे, यार आप सीधी सीधी रिपोर्ट दे रहे हो, या फिर अगली बार से दूसरी फैकल्टी को लगा दूं। तो मैं रोजी रोटी जाएगी। मैं कहा ठीक है सर। तो निष्पक्षता तो गई, इसलिए हमें डिसअलाउ कर दिया। हमें क्या कह दिया कि किसी के साथ में क्या मत रखना, व्यावसायिक संबंध मत रखना, कॉमर्शियल ट्रांजैक्शंस आपको नहीं करने, बिजनेस रिलेशन आपके नहीं होने चाहिए। अगर आप किसी के साथ बिजनेस करते हो तो आप उसकी ऑडिट नहीं कर सकते। समझ में आ गया ना? क्लियर है? अच्छा, व्यावसायिक संबंध का मतलब क्या है? देखो मैं किसी किराने की दुकान वाले के पास जाऊं और उससे आटा खरीद के लाऊं, ठीक है, वही खरीदा है ना, मैं नहीं कमा रहा, अगला तो कमा ही रहा है मुझसे। तो सर आप क्या कहना चाहते हो कि किसी के यहाँ आटा खरीदने जाओ तो पहले उससे पूछो ऑडिट कराएगा क्या? वो हाँ कराऊंगा, तो आटा वापस दिया हो कि नहीं, तेरे से नहीं ले सकता। तो इस नियम के इन्होंने दो क्या बना दिए, अपवाद। इस धारा के अब मैं क्या बताने जा रहा हूं आपको, अपवाद। यानी कि अपवाद का मतलब क्या हुआ बताओ? कि यदि आपका व्यावसायिक संबंध है, आपका क्या है, व्यावसायिक संबंध है, फिर भी आप क्या कर सकते हो, ऑडिट कर सकते हो। यहां तक समझ में आ रहा है क्या सबका? यदि आपका क्या है, व्यावसायिक संबंध है, उसके बावजूद भी आप क्या कर सकते हो, ऑडिट कर सकते हो। तो अपवाद नंबर 1, सुनना ध्यान से और समझना। मेरे पास में क्लाइंट आए, और ये मैं आपको सत्य घटना बता रहा हूं। पिछले 8-10 सालों से क्या हो रहा है, राजस्थान में हरियाणा के लोग बहुत आ रहे हैं इधर, और वो आके यहाँ पे फैक्ट्रियां डाल रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ ग्रोथ है किसमें, टेक्सटाइल लाइन में। भाई सांगानेर की जो रंगाई छपाई है वो विश्व प्रसिद्ध है। सांगानेर की जो रंगाई छपाई है वो विश्व प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे कपड़े का काम खूब है जयपुर में।
तो हरियाणा के कई लोग आ रहे हैं यहाँ पे। अब क्या उस एरिया में मेरी होल्डिंग है मेरी प्रैक्टिस में, तो वहाँ के उधर के एरिया के क्लाइंट मेरे पास है, तो हरियाणा पूरा मेरे पास आ गया। अब वो आ रहे हैं और यहाँ पे किराए के मकान में रह रहे हैं, किराए की फैक्ट्री ले रहे हैं, और अब कहते हैं साहब हमें लोन कराओ। अब बताओ, ना तो आपके पास दुकान है ना मकान, और आपको चाहिए 1 करोड़ लोन कराओ ताकि व्यापार कर लें। तो मैं उनका लोन का काम करवाता हूँ, क्योंकि मेरी बैंक में 60 गांठ है। भाई देखो क्या है, ये सब सरकारी जगह जहाँ आ गए वहाँ 60 गांठ के बिना काम नहीं होते। मेरी 60 गांठ है, मैं उनके 1-1 करोड़ के लोन करा देता हूँ, और 1-1% में उनसे चार्ज करता हूँ मेरी फीस। तो 1 करोड़ का लोन करा दिया, लाख रुपए कमा लिया अपन ने, ठीक है। उसमें 10-20 हज़ार मैनेजर को खिला दिए, बाकी रख लिए। तो ये काम मैं करता हूँ। तो उससे क्या होता है, सामने वाला बड़ा प्रभावित होता है कि यार जो काम कोई करा ही नहीं सकता वो काम ये करा रहा है, और ये तो लोन करवा रहा है, बताओ हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। तो वो प्रभावित होकर मुझे क्या बोलता है कि सर मेरी पूरी कंपनी आप ही संभालो, जीएसटी का काम भी आप करोगे, इनकम टैक्स का काम भी आप करोगे, मेरी ऑडिट भी आप ही करोगे। तो आप ये बताओ, मैं अगर किसी पर्सन की जीएसटी रिटर्न फाइल करता हूँ, उसको लोन वगैरह दिलाता हूँ, उसका इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करता हूँ, तो क्या मैं उसकी ऑडिट भी कर सकता हूँ? क्या नहीं कर सकता? क्या ये मेरा व्यवसाय नहीं है? बताओ, मेरा ऑफिस में मैं काम क्या करता हूँ, यही तो काम करता हूँ। तो ये तो व्यावसायिक संबंध हो गया कि नहीं हुआ? हो गया ना। तो ये इस नियम का क्या है, अपवाद। यदि अंकेक्षक कैसी सेवाएं दे रहा है, पेशेवर सेवाएं, प्रोफेशनल सर्विस दे रहा है। भाई मेरा और काम ही क्या है बताओ। मैं, मेरे बेटा 15 साल का हो गया, मैं उसको कई बार समझाता हूँ कि बेटा थोड़ा पढ़ा कर। वो क्या, पढ़ने में थोड़ा राम भरोसे ही चल रही है उसकी गणित, पढ़ता है नहीं, सारे दिन बदमाशी करता रहता है। तो मैं कहता हूँ बेटा पढ़ा कर। बोला आपने क्यों पढ़ाई की नहीं? सीधा ही बोलता है मुँह पे ही, हमारे लिए तो करी ना, तो आप अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैं कह यार तू कमाल खिलाड़ी है। मैं कह तू जो सब देख रहे है ना, मैं कहा बेटा मैं व्यापारी नहीं हूँ जो तू जाके मेरी गद्दी पे बैठ जाएगा। मैं कहा हमारा काम हमारी डिग्री की वजह से, और ये डिग्री ट्रांसफरेबल नहीं होती कि साहब मैं बूढ़ा हो गया मेरे बेटे को दे दो। अब मैं कहा खुद को लेनी पड़ेगी, समझ रहे हो? तो मेरे पास दुकान थोड़ी है, बताओ। मेरे पास तो क्या सेवा है, और प्रोफेशनल सर्विस में दे रहा हूँ, और यही मेरा व्यवसाय है, यही मेरी आजीविका कमाने का साधन है, समझ रहे हो? तो क्या मैं ये काम भी नहीं करूँ? तो इन्होंने कहा भाई ये सारे काम आप कर सकते हो, और साथ में क्या कर सकते हो, ऑडिट भी। तो बताओ, अगर किसी पर्सन का जीएसटी का काम मैं करता हूँ, तो क्या मैं उसकी ऑडिट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? बताओ। अगर मैं किसी की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता हूँ तो ऑडिट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? अब मैं 1-2 चीजें पूछूंगा। अगर मैं किसी की अकाउंटिंग कर रहा हूं, तो भाई आपके बही खाते भी मैंने ही लिखे हैं, तो ऑडिट खुद ही कर दूं क्या? जबकि अकाउंटिंग करना भी मेरा प्रोफेशनल है। तो ऐसी कुछ सेवाएं हैं जो किस कैटेगरी में आती हैं, पेशेवर सेवाओं में, लेकिन उनको मना कर रखा है। तो अपवाद का भी अपवाद। और वो सारी सेवाओं की लिस्ट मैं आपको किस में पढ़ाऊंगा? धारा 144 में बताई गई सेवाओं के अतिरिक्त, सेवाओं के अतिरिक्त। तो मैं आगे आपको धारा 144 कराऊंगा, तब मैं बताऊंगा कि कुछ सेवाएं भले ही वो प्रोफेशनल सर्विस है, लेकिन आप अगर वो दे रहे हो तो फिर ऑडिट नहीं कर सकते। और उनके अलावा बाकी जो प्रोफेशनल सर्विस है वो आप क्या कर सकते हो, देखे ऑडिट कर सकते हो। क्योंकि अक्सर क्या होता है, लोग ये सोचते हैं सीए का मतलब ऑडिटर, और वो ऑडिट ही करता है। आजकल तो हजारों काम हो गए, मतलब हम क्या नहीं करते साहब, इतने सारे काम हैं। मैं ऐसे मैंने काम किए हैं, लोगों को मैंने 1000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करवाया, 10-10 साल में उनके 10-10 लाख रुपए करवा दिए। अब आप सोचो, 1-1.5 लाख का 10-10 लाख रुपए उनके रिटर्न बनवा के दिए हमने पोर्टफोलियो में। तो लोग आते हैं मेरे पास में कि सर कहाँ इन्वेस्ट करें पैसा बताओ, क्योंकि हम फाइनेंशियल प्लानर भी हैं, तो हमें मालूम है कि कहाँ पैसा लगाना चाहिए कहाँ नहीं लगाना चाहिए। उसके हम सर्विस के क्या लेते हैं, चार्जेस लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारी सेवाएं हैं। तो कुछ मना की गई है और कुछ क्या है, अलाउड है। जो मना की गई है उसकी लिस्ट में किस में बताऊंगा, धारा 144। ये दोनों बातें समझ में आ गई क्या? सबके क्लियर है? ये बैग किसका है, कहाँ से लाई?
ऑनलाइन मंगाया, ऑनलाइन में तो फिर क्या बार्गेनिंग करोगे। ऐसे हम कहीं किसी दुकान पे जाते हैं, कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, समझ रहे हो मेरी बात। मान लीजिए आपने रजिस्टर खरीदा, खरीद के लाए हो आप, याद है क्या कितने रुपए मांगे थे अगले ने? 25 रुपए। और आपने कितने दिए? ऐसे लड़कियां करती हैं बेटा, 25 मांगे और आपने 25 दे दिए, कुछ भी नहीं बोले। यार ऐसे ग्राहक तो बहुत कम मिलते हैं। हम करते क्या है बताओ, कोशिश क्या करते हैं हम? 2-4। अरे ऐसे ऐसे ग्राहक आते हैं, आपने कहा साहब 50 रुपए, आपने क्या कहा 50 रुपए, सामने वाला कहता है 20 में दे रहा है क्या? अरे तो भाई मैं क्या 10 के 50 कर रहा हूं तो तू 20 मांग रहा है। लेकिन देखो आप जो बोलोगे उस पर अगला नहीं देगा, और अगला जो बोलेगा उस पर आप नहीं लोगे, तो डील होगी कब ये बताओ? डील कब होती है? जब आपको ये लगे कि इसको खरीदने में मेरे को कोई नुकसान है नहीं है, और दुकानदार को ये लगे कि बेचने में भी मेरे को कोई नुकसान नहीं है। तो ये जो बार्गेनिंग के टॉप लेवल पे जाके हम ट्रांजैक्शन करते हैं उसको हम कहते हैं आर्म लेंथ ट्रांजैक्शंस। क्या कहते हैं? आर्म लेंथ ट्रांजैक्शंस, हाथ छूट लेन देन, हाथ छूट लेन देन, आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन। इसकी परिभाषा क्या है कि जब भी कोई इच्छुक क्रेता, यानी कि खरीदने वाला, मजाक करने वाला नहीं, इच्छुक क्रेता एवं, अब जैसे मैं विनोद जी बता रहे थे कई लोग मजाक करने भी आते हैं, रात के 2:30 बजे कॉल करते हैं इनको, घंटी सी मार के छोड़ देते हैं। 2:30 बजे कौन सा कोर्स खरीदना है भाई तुमको? इच्छुक क्रेता एवं इच्छुक विक्रेता, इच्छुक क्रेता एवं इच्छुक विक्रेता द्वारा अपने सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखते हुए, अपने सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखते हुए, अपने सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखते हुए जिस मूल्य पर लेन देन करते हैं, जिस मूल्य पर लेन देन करते हैं उसे अपन क्या कहते हैं बताओ? आर्म लेंथ प्राइस। क्या कहते हैं बताओ? आर्म लेंथ प्राइस। और इस मूल्य पर अगर कोई लेन देन होता है तो हमें अनुमति है, भले ही हम लेन देन करें फिर भी क्या कर सकते हैं? ऑडिट कर सकते हैं, क्योंकि यहां स्वतंत्रता बाधित नहीं होती। भाई कोई एहसान तो हो नहीं रहा, आप जितने में मेरे को कोई चीज़ दे रहे हो या मुझे कोई सेवा का भुगतान कर रहे हो उतना तो मेरे को कोई भी दे देगा, तो मैं आपके आगे हाथ क्यों जोड़ूंगा? नहीं समझे क्या? आज मान लो विद्यासागर वाले मेरे को ये कहें कि नहीं साहब आप अगर ये ऑडिट गड़बड़ करोगे तो मैं आपको काम नहीं दूंगा, तो मैं भी कहूँगा मत देना। तुम कोई मेरे को ऐसा थोड़ी दे रहे हो कि मुझे कोई दूसरा नहीं दे सकता। अगर मुझे दूसरा कोई दे सकता है तो मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं है। हाँ मुझे कोई 4 गुना पैसा दे रहा है तो मैं हाथ जोड़ के खड़ा हूँ, सर बताओ है कि नहीं है? यहां तक समझ में आ रहा है क्या सबके? क्लियर है? तो इन्होंने ये कहा इस नियम का अपवाद कि अगर आप बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हो, व्यावसायिक लेन देन करते हो तो आप उसकी ऑडिट नहीं कर सकते, लेकिन अगर लेन देन किस मूल्य पर किए गए हैं? आर्म लेंथ पे, तो आप ऑडिट कर सकते हो। और अगर आपने सेवाएं कैसी दी हैं, पेशेवर सेवाएं, तो भी आप क्या कर सकते हो? ऑडिट कर सकते हो। यहां तक बातें समझ में आ गई क्या? तो ये धारा 141 की उपधारा 3 का वाक्य ई भी क्या हो गया? कंप्लीट। यहां तक क्लियर है सबके? ई के बाद अपन पढ़ने जा रहे हैं एफ। एफ मैं आपको शुरू कराऊं उससे पहले एक एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूं और आप मुझे बताना मैं ऑडिट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, कि मैं ऑडिट कर सकता हूं या नहीं कर सकता, आप मुझे बताना। देखो एक कंपनी है ABC लिमिटेड, ठीक है? एक कंपनी है ABC लिमिटेड, इसमें 3 डायरेक्टर हैं A, B और C।
ये अपना ऑडिटर अपॉइंट करना चाह रही है किसको, जेके एंड कंपनी को। इसमें कितने पार्टनर हैं, 3। कौन कौन, जे के जी, तीनों क्या है, सी हैं, तीनों सी हैं साहब। ये जो ए है, जो इस कंपनी में क्या है, संचालक है, वो इस जे की क्या है, पत्नी है। क्वेश्चन समझ में आ गया? बताओ क्या ये कंपनी इस फर्म को अपना अंकेक्षक नियुक्त कर सकती है या नहीं कर सकती? अब जो भी नहीं बोलेगा मुझे क्लोज भी बताएगा, क्योंकि मैंने पहले ही दिन कहा है कि भावनाओं से आंसर मत देना। जब भी आंसर बोलो तो आपको मालूम होना चाहिए कि बात कहाँ लिखी हुई है, कौन सी धारा में। जब आप लोग पेपर देके आते हो और कोई क्वेश्चन आपका मेरा पढ़ाया हुआ गलत रहता है तो आप दूसरे दिन ही मेरे को टारगेट कर लेते हो, सर इसका प्रूफ दो, रेट लगाएंगे। तो अगर मैं कोई चीज़ आपको पढ़ा रहा हूँ और उसका मेरे पास प्रूफ ही नहीं है तो पढ़ाने का मतलब ही क्या है? क्योंकि साहब ये बड़ी चैलेंजिंग टास्क होते हैं। अगर एक भी क्वेश्चन ऐसा आ गया जो मैंने अलग बताया और एग्जाम में अलग माना गया तो मेरे पास में उसका प्रूफ होना चाहिए कि देखो साहब मेरे पास ये प्रूफ है और अब आप लगाओ रेट। तो बिना प्रूफ के थोड़ी बात करेंगे आप। तो बताओ आप प्रूफ दो। इधर से आ रही है, एक मिनट आने तो, इधर से अंदर से निकल रही है। हाँ बताओ कौन सी धारा बह रही है? 141 का 3F नहीं, अभी तक मैंने आपको पढ़ाई है ABCDE, इनमें से बताओ कौन सी आई है अंदर से? है डी में तो 3 बातें हैं। डी में 3 बातें बताई थी कि या तो अंश धारण करें, नहीं कर रखे, मैंने कब कहा मेरी बीवी ने अंश धारण कर रखे हैं। संचालक तो नौकरी पे होते हैं, कोई जरूरी थोड़ी होता है कि वो अंश धारण करें, ठीक है। या ऋण ले लें, नहीं लिए, या फिर गारंटी दे दें, नहीं दिए। आपने ई लगाई कैसे? आपके मन में क्या चल रहा है बोलो, कौन सी धारा? नोट्स में से देख के बता दो। हाँ देखो दोबारा रिपीट करा देता हूं। ए क्या कह रही है कि सी ने मिलकर क्या बना ली, निगमित निकाय। हमारी तो क्या बताओ, पार्टनरशिप फर्म है। तो ए में तो मैं बच गया। बताओ बी क्या कह रही है, कर्मचारी या अधिकारी। इनमें से तीनों में से कोई भी इसमें क्या नहीं है, कर्मचारी या अधिकारी नहीं है। तो बी में भी मैं बच गया। सी क्या कह रही है कि कर्मचारी या अधिकारी का, कर्मचारी या साझेदार, जबकि मैं हूं रिश्तेदार। तो सी में रिश्तेदार लिखा हुआ नहीं है, तो सी में भी मैं बच गया। कई बच्चे सी आंसर देते हैं कि साहब सी में लिखा होना, आपने तो बताया था कर्मचारी अधिकारी के क्या हो, आप रिश्तेदार हो। मैंने कहा मैंने रिश्तेदार सब नहीं बोला था, मैंने क्या बोला था, कर्मचारी या अधिकारी का, कर्मचारी या साझेदार। तो सी में भी बच गया मैं। डी में तो 3 बातें पड़ी कि साहब ऋण ले रखा हो, गारंटी दे रखी हो, अंश धारण कर रखे हो, नहीं कर रखे, तो डी में भी बच गया। ई की बात करें, व्यावसायिक संबंध, मेरा कोई व्यावसायिक संबंध नहीं है और यहाँ ई वाले में मैंने रिश्तेदार शब्द बोला नहीं, तो मेरा तो कोई कनेक्शन है ही नहीं। तो यहां तक जो पढ़ा ना उसके हिसाब से तो ये ऑडिट कर सकता है, लेकिन देखो स्वतंत्रता तो डिस्टर्ब हो ही रही है ना। तो हम इसके बाद नेक्स्ट अयोग्यता कौन सी स्टार्ट कर रहे हैं, 141 की उपधारा 3 का वाक्य, ई के बाद क्या आता है, एफ। बिल्कुल बताया था, पर जीवन साथी ने किया क्या? जीवन साथी होने से अयोग्य थोड़ी हो जाएंगे आप। अयोग्यता क्या थी, 3 बताई थी ना, कौन कौन सी बोलो, ले रखे हैं क्या? बताओ, मेरी वाइफ ने शेयर ले रखे हैं क्या? आपने कैसे मान लिए ले रखे हैं? समझ गए? दूसरा, हित तब देखना जब अंश पूंजी वाली कंपनी नहीं हो, उससे पहले बात ही मत करो। यहां तक समझ गए ना मेरी बात? समझ लो बेटा, डाउट है क्लियर? आगे बढ़ूं तो अब बताओ, धारा 141 की उपधारा 3 का वाक्य ऐप क्या कह रहा है कि यदि आप किसी कंपनी के संचालक या केएमपी बोलो तो मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति, पिल्लर, इनके क्या हो,
रिश्तेदार हो तो आप उस कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकते। उस कंपनी की, कहीं वो पूरा डायलॉग मत लगा देना। कौन सा? सी एस एच वाला डायलॉग मैंने खाली कौन कौन से क्लोज में बोला है? डी में और ई में। अभी तक दो में ही बताया मैंने आपको, इन दोनों में पूरा डायलॉग लगेगा। या मैं क्या कह रहा हूं, जिस कंपनी के संचालक या जिस कंपनी के मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति के आप क्या हो? रिश्तेदार हो, आप उस कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकते। समझ में आ गया क्या? रिश्तेदार का मतलब वही है जो आपने मेरे से किस में पढ़ा था? धारा 2 की उपधारा 77 में। अब बताओ मैं ऑडिट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? क्योंकि मेरी वाइफ इस कंपनी में क्या है? संचालक है, और मैं उसका क्या हूं? रिश्तेदार। तो कौन सी अयोग्यता के तहत योग्य अयोग्य हो गया बताओ? धारा 141 की उपधारा 3 का वाक्य एफ। कोई डाउट? तूने सारा मजा ही खराब कर दिया। यही तो क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं भी, अब पूछूंगा यही। तू एडवांस में पूछ लिया तूने। खैर कोई बात नहीं, तूने जो मेरे से पूछा वो मैं समझ गया और तू समझ गया, लेकिन और नहीं समझे अभी, तो पूछ ही लेते हैं। यहां तक समझ में आ गया क्या? क्लियर है? कोई डाउट है तो एक क्वेश्चन का जवाब देना। ये जो ए है ना, ये इस कंपनी की मात्र क्या है? कर्मचारी है। यही तो बात थी ना बेटा, यही थी। संचालक नहीं है। मेरी बीवी को कौन बनाएगा डायरेक्टर? क्या है? एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई। पर बीवी तो मेरी ही है। अब बताओ ऑडिट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? बताओ बेटा। नहीं कर सकते। कहां लिखा है? कौन सी धारा में लिखा है? धारा पढ़, ओपन बोर्ड एग्जाम, नोट्स आपके सामने है। उपा के जी, जी कहां से आ गया? जी तो पढ़ा ही नहीं मैंने अब तक। अभी तो एफ चल रहा है, एफ। अगर कोई कुछ भी जवाब देगा मुझे धारा बतानी है। ऐसे हवा में नहीं आते आंसर। बताओ क्या बोल रहे हो? मतलब ऑडिट कर सकते हैं ना? आगे भी यही रहेगा। क्यों? आप खुद सोचो। आप किसी कंपनी में जॉब करते हो, केवल मात्र जॉब करते हो आप, और मैं उस कर्मचारी का क्या हूं? रिश्तेदार। कोई फर्क पड़ता है? कर्मचारियों से क्या फर्क पड़ता है? फर्क किससे पड़ता है? इन पिल्लर से। इन पिल्लर से फर्क पड़ता है। समझे? अभी ये इतनी सी ये खिड़की थी, क्या फर्क पड़ा पैक करा दें तो? लेकिन पिल्लर को तोड़ दूं तो फर्क पड़ता है। स्वतंत्रता मेरी कर्मचारी से बाधित नहीं होती। किससे बाधित होती है? अधिकारी से। अगर मैं अधिकारी का रिश्तेदार हूं, देखो संचालक, केएमपी, ये सब कौन है? अधिकारी हैं। अधिकारी का रिश्तेदार हूं तो समझ में आता है कि प्रभावित होगा। अगर मैं कर्मचारी का रिश्तेदार हूं तो नहीं होगा। और अगर मैं कर्मचारी का, मान लो ये मेरी वाइफ नहीं है, कहानी को फिर चेंज करते हैं, क्योंकि कभी फीलिंग ही नहीं आएगी मेरी बीवी है। ये हमेशा मालकिन ही समझ में आती है कि ये मेरी मालकिन है, मैं इसका नौकर हूं। जे इसका क्या है? कर्मचारी है। अब बताओ, अब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अब बताओ बेटा, कर सकते हैं नहीं कर सकते? ये बच्चा बताएगा। इसके चेहरे पे चिंताएं बहुत आ रही हैं। थोड़ा अंदर जा रहा है, टेक्निकल है। ऊपर ऊपर से पढ़ाना होता तो मैं कल ही फर्स्ट डे ही कंप्लीट कर देता। इतना तो कि कर्मचारी का कर्मचारी ऑडिट नहीं कर सकता, अधिकारी नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, तो 5 दिन में ऑडिट करा देंगे। उसमें क्या है? 25 क्वेश्चन आएंगे भैया। इसकी भी औकात उतनी ही है जितनी अकाउंट्स की है। बता बेटा, धारा बोल। नोट्स तो है ही ना आपके पास? देख के बता दे। शाबाश, ये हुई बात बिल्कुल। धारा 141 की उपधारा 3 का वाक्य, वो कहता है कर्मचारी के क्या नहीं हो सकते? कर्मचारी। तो कर्मचारी का कर्मचारी हो गए, ऑडिट नहीं कर सकते। कर्मचारी के साझेदार हो गए, ऑडिट नहीं कर सकते। पर कर्मचारी के रिश्तेदार हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर आप अधिकारी के कर्मचारी हो, ऑडिट नहीं कर सकते। अधिकारी के क्या हो? साझेदार हो, ऑडिट नहीं कर सकते। और अधिकारी के क्या हो? रिश्तेदार, तो इस सेक्शन में ऑडिट नहीं कर सकते। अधिकारी से कनेक्शन होना ही नहीं चाहिए। बोलो समझ में आ गया क्या? यहां तक क्लियर है? अब मैं आपको नेक्स्ट अयोग्यता बताने जा रहा हूं,
जो कंपटीशन एग्जाम की सबसे पसंदीदा, इस पे आप क्या मार्क कर लेना, ट्रिपल स्टार। यानी कि हर दूसरे कंपटीशन एग्जाम में जहां ऑडिट का कोर्स आता है, इसमें से क्वेश्चन आता है, सबसे पसंदीदा है। पिछली बार भी जूनियर अकाउंटेंट में आया था, और कोई बड़ी बात नहीं, इस बार भी आ जाएगी, और आता ही रहता है ये क्वेश्चन। तो ये अयोग्यता को थोड़ा ध्यान से सुनना। इसमें 2 अयोग्यता बताई गई है। इसमें यह बताया गया कि यदि कोई चार्टेड अकाउंटेंट कहीं और क्या करता है, पूर्णकालीन रोजगार में है, अगर कोई सीए कहीं और पूर्णकालीन किसमें है, रोजगार में है। और मैं चाहूंगा कि आप अपने कॉपी में कहीं नोट करते रहना ये वाला, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी बातें बताऊंगा। ये कह रहे हैं कि साहब अगर आप कहीं और क्या हो, पूर्णकालीन रोजगार में हो, तो आप किसी भी कंपनी की क्या नहीं कर सकते, ऑडिट नहीं कर सकते, क्योंकि नौकरी करने वाला आदमी क्या नहीं कर सकता, प्रैक्टिस नहीं कर सकता। अब वो डायरेक्टर भी कई टाइप के होते हैं। एक होता है होल टाइम डायरेक्टर, WTD बोलते हैं हम उसको, पूर्णकालीन संचालक, तो नहीं कर सकते। और अगर आप क्या हो, पार्ट टाइम डायरेक्टर हो, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं हो, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो, तो आप ऑडिट कर सकते हो, क्योंकि आप जॉब में नहीं हो। पर उस कंपनी की तो कर ही नहीं पाओगे जिसके क्या हो, डायरेक्टर। मैं तो यहां कह रहा हूं अगर आप जॉब में हो तो आप किसी भी कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकते। हाँ नहीं, पार्टनर की अलग बात हो रही है, यहां उस पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहा हूं कि यदि आप बिल्कुल कर सकता है। मान लो एक कंपनी है ABC लिमिटेड, ये अपना ऑडिटर अपॉइंट करना चाह रही है, किसको, JK&G कंपनी को। इसमें 3 पार्टनर हैं, JKG, और ये G नाम का बंदा जो है ये ICICI बैंक में क्या करता है, फुल टाइम नौकरी। तो बताओ ये कंपनी इसको अपना ऑडिटर अपॉइंट कर सकती है कि नहीं कर सकती, कर सकती है, कर सकती है। समझ लो, ये इस टाइप की अयोग्यता नहीं कि साहब एक नौकरी करे तो पूरी फर्म अयोग्य। कौन नहीं कर सकता, तो ये साइन नहीं करेगा। साइन कौन करेगा, या तो J या K। तो ये क्या काल्पनिक बात है, क्योंकि जो आदमी फुल टाइम नौकरी कर रहा है वो किसी सीए फर्म में पार्टनर क्यों बनेगा, और उसको बना के फायदा क्या। आप किसी ऐसे आदमी को पार्टनर बना लो ना, जो ना तो पैसे दे रहा है और ना ही अपना टाइम दे रहा है, तो पार्टनर बनाओगे क्यों, ये तो नौकरी कर रहा है। तो प्रैक्टिकली ऐसा होता ही नहीं कि नौकरी करने वाला किसी फर्म में क्या हो, पार्टनर हो। हम तो सिंपल सी, मैं तो इतनी सी बात कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई आदमी कहीं पर फुल टाइम जॉब में है तो वो किसी भी कंपनी की क्या नहीं कर सकता, ऑडिट नहीं कर सकता। समझ में आ गया। और पार्ट टाइम जॉब करे तो कोई दिक्कत नहीं, पार्ट टाइम जॉब कर लो। फुल टाइम किस में होना चाहिए, प्रैक्टिस में, तो आप क्या कर सकते हो, ऑडिट कर सकते हो। ये समझ में आ गया। ये अयोग्यता तो पूछते हैं नहीं, ये अयोग्यता नहीं पूछते। अब पूछते क्या है वो सुनो। इन्होंने ये कहा कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मैक्सिमम 20 कंपनी की क्या कर सकता है, ऑडिट कर सकता है। अधिकतम 20 कंपनी का अंकेक्षण कर सकता है बस। और ये क्वेश्चन इतनी बार आता है, इतनी बार आता है कि एक सीए कितनी कंपनी का अंकेक्षण कर सकता है। ये सबसे पसंदीदा टॉपिक है, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली बात है। बताओ एक सीए कितनी कंपनी की ऑडिट कर सकता है, 20 की। 20 के बाद आप क्या हो जाओगे, अयोग्य। 20 के बाद आप क्या हो जाओगे, अयोग्य। 21वीं कंपनी की ऑडिट आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। 20 तक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 1 साल में बेटा, जीवन भर का थोड़ी, ठीक है। हाँ 1 साल में हो गया ना बेटा, पूरी जिंदगी में अगर आपको 20 ऑडिट कर लो तो मैं अब तक तो कब का एक्सपायर हो चुका होता। और 20 ऑडिट करने के लिए सीए करते क्या हम, कितनी बार कर सकते, मतलब लगातार कितनी बार का मतलब क्या है, मैं वही जानना चाह रहा हूं। हर साल ऑडिट होगी, हर साल का फाइनेंशियल ईयर होगा, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च तक खत्म होता है, उसकी साल की एक ऑडिट होगी। फिर और क्या जानना चाह रहे हो, आप अलग एंगल से लेके आप ही कह रहे हो एक ही कंपनी की आप 20 साल से ऑडिट कर रहे हो तो 21वीं साल कर सकते हो क्या,
अरे वो तो अलग चीज हो गई। मैं तो कह रहा हूं आप टोटल मिलाकर एक साल में कितनी कंपनियों की ऑडिट कर सकते हो? वो तो 20 कंपनियों की ऑडिट कर सकते हो। समझ में आ गया क्या? अगर मान लो वही बंदा है, वो पूरी जिंदगी ऑडिट कराओ ना, कहाँ दिक्कत है आपसे? उसकी उस साल में एक ऑडिट ही तो मानी जाएगी, तो बाकी और कितनी कंपनियों की कर सकते हो? 19 की कर सकते हो। समझ में आ गया? क्लियर है? बस एक साल में एक बार बोल दो, क्योंकि वो अपॉइंटमेंट, हाँ 20 करनी है टोटल, टोटल 20 करनी है। अब क्या होता है, जैसे आज आप मेरे पास आ गए, आप तो ऐसे समझो जैसे इस क्लास में मैं कहूँ कि 20 से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं लेंगे। जैसे वो एक टीचर है ना आनंद, सुपर 30, भाई टीचर में सबसे उच्चतम कैटेगरी का टीचर वही है, इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। और भी कई टीचर हैं, बहुत खान सर हैं, ठीक है, एक दृष्टि के वो सर हैं, ये काफ़ी पॉपुलर सर हैं। हाँ, तो उनमें वो ठीक है, फिर भी उनका टीआरपी है, लेकिन सुपर 30 तो सुपर 30 ही है साहब। आनंद कुमार गरीब था, बोले मेरे को पैसा कमाना नहीं, और उसने कमाया भी नहीं, जबकि वो उस लाइन में है कि वो करोड़ों रुपए कमा सकता है। उसने अपने बेच में 30 के बाद 31वां बच्चा नहीं बिठाता, और 30 के 30 को डॉक्टर बनाता है, 30 के 30 को सेलेक्ट कराता है, अपनी पूरी जान लगा देता है उनके ऊपर। अच्छा ऐसा है क्या? तो वो सुपर 30 होता है ऐसा, वो गरीब ही गरीब लेते हैं। हाँ, तो आप मुझे बताओ, अगर मैं कहूँगी इस बेच में 30 से ज़्यादा बच्चे नहीं बैठेंगे, तो मैं मेरी बेच की लिमिट कब खत्म? अब कोई बच्चा आज आया, कोई कल आया, कोई परसों आया, पर ईयर तो एक ही चल रहा है ना, एग्जाम तो एक ही होने है ना। तो हम बात करें फाइनेंशियल ईयर, मान लो अभी कौन सा चल रहा है, 2022-23 ये चल रहा है। कब से स्टार्ट हुआ ये? 1 अप्रैल 22 से कहाँ तक चलेगा? 31 मार्च 23 तक। अब मैं इसकी ऑडिट करूंगा, तो कहीं तो मेरे पास अभी आ गए कि सर अभी तो साल खत्म नहीं हुआ, लेकिन आपको तो हम मिठाई खिला जाते हैं, पहले आप ही करना हमारी ऑडिट। तो प्री लॉन्चिंग ऑफर भी होता है, उसमें क्या, आ जाओ, पहले आओ पहले पाओ। ऐसे कर करके मैंने एक ऑडिट ली, दूसरी ली, तीसरी ली, चौथी ली, कितनी ऑडिट ले सकता हूँ? 21वीं में मैं क्या हो गया? अयोग्य। भैया किसी और से कराओ ऑडिट। भाई सर प्लीज हमारी ऑडिट कर दो। अरे कर ही नहीं सकता। हाँ हाँ, वो मैं आपको आगे नियुक्ति के टाइम बताऊंगा। एक प्रोविजन नया डाल दिया कंपनी एक्ट 2013 में रोटेशन का, कि ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। इस बच्चे ने बहुत अच्छी बात सोची भी और पूछी भी कि सर आप किसी के यहाँ कंटिन्यू ऑडिट करते जा रहे हो, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, तो रिलेशन तो डेवलप हो ही जाते हैं। रिलेशन छोड़ो, मैं बताऊं हमसे लोग डरते हैं। एक व्यापारी ऐसे मेरे को हुड़ दे रहा था एक दिन कि सर ये तो गली गली में आते हैं, ये वो, आपको काम करना तो करो, नहीं तो मत करो। तो मैंने इतना सा ही कहा उसको कि सर आपसे बाद में बात करूंगा, मेरे को अभी डिपार्टमेंट जाना है जीएसटी। मैं कहा कैसे? अरे सर किसी के रेड मरवानी है, तो वो साहब पूछ रहे हैं कौन सी बड़ी पार्टी है। इतना ही बोला था मैंने उसको, बस। उसके बॉस यूं गर्दन नीचे रखता है, क्यों? 2 मिनट का काम है किसी के यहाँ जीएसटी की रेट पड़वाना, इतनी तो लाइसेंसिंग होती है हमारी भी। तो डरते हैं लोग हमसे, डरते हैं लोग कि यार ये बैंड बजा देगा अभी, क्योंकि हम आपके क्या हैं, राजदार हैं। तो बेटा इसलिए लोग सीए चेंज नहीं करते। पुरानी कहावत है कि नाई को और वकील को चेंज नहीं करना चाहिए। नहीं समझे? नाई को मालूम है कि दाढ़ी उल्टी कहाँ है और सुल्टी कहाँ है, तो वो घुमा लेता बेचारा अपना उस्तरा। नए के पास जाओगे खून की नदियां बहा देगा। वकील हमराज होते हैं, लोग चेंज ही नहीं करते हमको। ये साल ऑडिट करी, अगली साल, अगली साल, और आप जो पूछ रहे हो उसकी कहानी सुनो। आप कह रहे हो सर अगर बार बार ऑडिट करोगे तो आपकी स्वतंत्रता क्या हो जाएगी? बाधित हो जाएगी। बिल्कुल होगी। इसलिए कंपनी एक्ट 2013 में एक नई सेक्शन डाल दी है, धारा 139। उसमें कहा कि अगर कोई सीए 5 साल से ऑडिट कर रहा है ना, तो फिर उसको अगले 5 साल कूलिंग पीरियड देना है। हम 5 साल से ज़्यादा ऑडिट नहीं कर सकते किसी भी कंपनी की। पर ये मैं आपको अभी नहीं बताना चाह रहा, कहाँ बताऊंगा? आगे बताऊंगा। पहले बताओ यहाँ तक समझ में आ गया क्या? एक सीए कितनी कंपनी की ऑडिट करता है? 20 कंपनी की ऑडिट कर सकता है। समझ में आ गया? आपको नहीं लग रहा है कुछ जाती हो रही मेरे साथ? आपको क्यों लगेगा? पेट की रोटी तो मेरी जा रही है यार। एक बात बताओ, 18-18 घंटे पढ़े हैं,
6 घंटे सोता था, 18 घंटे पढ़ता था, महीने में 2 बार नहाता था कि टाइम खराब होता है, तब जाके तो डिग्री मिली। और तुम कह रहे हो अधिकारी नहीं हो सकते, कर्मचारी नहीं हो सकते, अंश नहीं ले सकते, और अब तो हद कर दी तुमने। क्या कह रहे हो, 20 से ज्यादा ऑडिट नहीं करोगे? क्यों क्यों नहीं करूंगा? पैसे नहीं कमाने मुझे? काम ही नहीं करूंगा तो पैसे कौन देगा? अगर मैं काम कर रहा हूं, 20 से ज्यादा ऑडिट कर रहा हूं, तो तकलीफ क्या है? बताओ क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल, जब काम ओवरलोड होता है ना, तो क्वालिटी से क्या हो जाता है, समझौता हो जाता है। इसलिए हमारा इंस्टीट्यूट भी ये चाहता है और कंपनी एक्ट भी चाहता है। लेकिन मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं अभी? कंपनी एक्ट। हमारे इंस्टीट्यूट ने ही हमारी बैंड बजा रखी है। आईसीआई ने मालूम क्या कह रखा है कि एक सीए मैक्सिमम कितनी कंपनी की ऑडिट कर सकता है? 30 कंपनी की ऑडिट। आईसीआई ने हमको कहा 30 कर सकते हो, और कंपनी एक्ट ने क्या कहा है? 20। ये आईसीआई वाला ध्यान मत रखना, ये आईसीआई वाला जो हमारा इंस्टीट्यूट वाला है, ये आपसे नहीं पूछेंगे क्योंकि आपके कोर्स में नहीं है। यहां तक समझ में आ गया? तो बताओ मैं कितनी ऑडिट कर सकता हूं? 20। लेकिन साहब ये तो अन्याय है। आप मेरे को कह रहे हो 20 ऑडिट करोगे सर, उसके बाद आप ऑडिट नहीं कर सकते, तो मेरे बाल बच्चे कैसे पढ़ेंगे साहब? एक ऑडिट की आप मैक्सिमम फीस मान लो 10,000 रुपये। 20 ऑडिट की मैंने कितनी ली? 2 लाख रुपए साल की। एक साल में 2 लाख रुपए कमाने के लिए मैंने इतनी पढ़ाई करी है, बताओ? तो ये तो अन्याय है। हम गए सरकार के पास, सरकार ये अन्याय है। सरकार ने करे तो फिर आ गया रोते रोते, क्या चाहता है सब? केवल 20। बोले रुक रुक, तू गलत समझ गया। तुम 20 कंपनी की ऑडिट कर सकते हो, पर 20 की गणना में निम्न को शामिल नहीं करेंगे। 20 की गणना में निम्न को शामिल नहीं करेंगे। बताओ क्या समझे इसका मतलब? मतलब मैं जो आपको जिन कंपनियों की लिस्ट बताने जा रहा हूं ना, उनकी तुम 50,000 कंपनियों की ऑडिट कर लो, कोई लिमिट ही नहीं है। उनको गिनेंगे नहीं हम 20 में। तो सबसे पहली कंपनी है ओपीसी, 1% कंपनी। 1% कंपनी मतलब जिसका सदस्य कितने हैं? 1। यानी कि लाला जी की दुकान ही थी। पर अब सरकार ये चाहती है कि सब तुम जो ऐसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हो, उसको थोड़ा सा क्या करो, कॉर्पोरेट स्टाइल में काम करो। आप अपने आप की क्या बनाओ, कंपनी बनाओ, ताकि तुम्हारे घर बार नहीं बिके, तुम्हारा व्यापार डूबे लेकिन तुम नहीं डूबो। तो क्या बनाओ? कंपनी बनाओ। तो ये जो ओपीसी हैं, छोटे मोटे लोग होते। आप सोचो कंपनी है और उसमें आदमी कितने? 1। तो छोटा सा काम होगा, छोटी सी दुकान होगी, तो छोटी सी फीस देगा, और उसमें मेरी लिमिट क्या हो जाए? खत्म। तो ऐसे लोगों की मैं ऑडिट ही नहीं लूंगा ना, मना कर दूंगा भाई तेरी ऑडिट नहीं कर रहा मैं। और सर क्यों नहीं कर रहे? मैं कहा लिमिट जा रही है भैया, 20 क्रीम पकड़ूंगा। फिर तो इन लोगों की ऑडिट कौन करेगा? बताओ कितने सीए हैं हिंदुस्तान में? आज तक कितने बन गए? 1949 से लेके आज तक 5 लाख के अंदर अंदर में है। पूरे 140 करोड़ में 5 लाख से ज्यादा सीए नहीं है। 5 लाख इंटू 20 कर दो, इससे ज्यादा तो कंपनियां हैं। इतना बड़ा हिंदुस्तान है, इतने सारे व्यापारी हैं, तो ऑडिट करेगा कौन? इसलिए इन्होंने कहा भाई इसको छोड़ दो, इसकी चाहे जितनी ऑडिट करो। बोलो समझ में आ गया? इसके बाद में दूसरा इन्होंने कहा स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी बोले तो लघु कंपनी। ये क्या होती है? ये बच्ची बताएगी बेटा क्या होती है स्मॉल कंपनी? सर अच्छा छोटी मतलब जिसकी हाइट 3 फुट हो। तो फिर स्मॉल कंपनी किसको कहेंगे? छोटी किस एंगल से छोटी? भाई या तो बिक्री कम हो या पूंजी कम हो तो छोटी है। तो इन्होंने स्मॉल कंपनी की जो है लिमिट बना दी। और 3 चीजें ध्यान रखना। स्मॉल कंपनी वो कंपनी होती है जो कैसी नहीं हो? सार्वजनिक कंपनी ना हो, पहली कंडीशन। तो स्मॉल कंपनी हमेशा कैसी होती है? निजी कंपनी होती है। छोटी कंपनियां हमेशा किसको माना जाएगा? निजी कंपनियों को। सार्वजनिक कंपनियों को बड़ी माना जाएगा। दूसरी कंडीशन, जिसकी पेडअप कैपिटल किससे ज्यादा नहीं हो? 50 लाख से ज्यादा
ना हो। और तीसरा, जिसका टर्नओवर कितना नहीं हो, 2 करोड़ से ज्यादा ना हो। अब सोचो, छोटा सा काम है, पूरी साल में बिक्री 2 करोड़ की हो नहीं रही, 50 लाख से ज्यादा की पूंजी नहीं लगी हुई, तो इतने छोटे छोटे लोगों की ऑडिट कर रहे हो, गिनेंगे नहीं, चलो करो मजे से, कोई लिमिट नहीं है तुम्हारे ऊपर। यहां मैं आपको थोड़ा अपडेट करना चाहूंगा, किसमें, स्मॉल कंपनी में। स्मॉल कंपनी की परिभाषा कंपनी एक्ट 2013 में दी गई है। और अभी जो पिछले साल बजट आया था, फरवरी में बजट आता है, उस बजट में ये जो लिमिट है ये क्या कर दी गई, चेंज कर दी गई। मैं आपको पुरानी लिमिट क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी जो है ना 3-3, 4-4 साल तक अपने आप को अपडेट ही नहीं करते, इसलिए मुझे पुरानी भी बतानी पड़ रही है और नई भी। नई लिमिट क्या कर दी और कब से कर दी, तो देखो आप यहां पे देखेंगे, धारा 2 की उपधारा 85 के अनुसार लघु कंपनी से तात्पर्य एक ऐसी कंपनी से है जो सार्वजनिक कंपनी नहीं है, पहली बात, जिसकी पेडअप कैपिटल कितनी नहीं है, 50 लाख से ज्यादा नहीं है, 50 लाख तक छोटी ही मानी जाएगी। और टर्नओवर मतलब बिक्री कितनी नहीं है, 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है। लेकिन जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 था पिछली साल का, अब क्या चल रहा है 22-23, हम पिछली साल की बात करें, पिछली साल से इन्होंने क्या कर दिया, ये जो 50 लाख की पूंजी थी उसकी सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया, 2 करोड़। तो आज की डेट में लघु कंपनी क्या है, जिसकी पूंजी 2 करोड़ से ज्यादा ना हो। और जो 2 करोड़ का टर्नओवर था उसको बढ़ाकर कितना कर दिया, 20 करोड़। तो यानी कि 20 करोड़ तक के टर्नओवर वालों को तो छोटा ही मानते हैं ये, और 2 करोड़ तक की पूंजी वाले को क्या मानते हैं, छोटा ही मानते हैं। पर ये बिल्कुल लेटेस्ट अमेंडमेंट आया है, तो आपको पुराना भी ध्यान रखना और नया भी। इसलिए मैंने क्या किया, पहले पुरानी लैंग्वेज लिख दी डेफिनेशन में, और फिर नोट करके आपको वित्त वर्ष की बात लिख दी है। समझ में आ गया सबके, क्लियर है क्या, आप बताओ। ऐसा होता है, देखो एक आपके बीओ में चैप्टर आएगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, मैं फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जब आया था, तो उसमें एक लिमिट दी हुई थी कि भाई इतने तक का अगर आपका वाद विवाद होता है, आपने कोई माल खरीदा है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो ये जिला मंच में जाएगा। और फिर क्या हुआ, दिसंबर 2021 में उसको क्या कर दिया, लिमिट को चेंज कर दिया, नोटिफिकेशन लगा के। तो मैंने बच्चों को पुरानी भी बताई और नई भी बताई, मैंने कहा क्या भरोसा, क्या पूछ लें। और मालूम है ये एग्जाम में क्वेश्चन आया, अभी ये जो भी आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम हुई थी उसमें क्वेश्चन आया, और उन्होंने ऑप्शन में कौन सी लिमिट दे रखी थी, पुरानी वाली। मैं कहे 2-2 साल में ही अपडेट नहीं होते, तो 2-2 साल तक, इसलिए हमें पुरानी भी बतानी पड़ रही है और नई भी। समझ में आ गया। तो बताओ हम ऑडिट में किस किस को नहीं गिनेंगे, ओपीसी और एक स्मॉल कंपनी। और तीसरा है बच्चों निष्क्रिय कंपनी, डोरमेंट बोलते हैं इंग्लिश में इसको, डोरमेंट कंपनी। आप निष्क्रिय कंपनी को भी नहीं गिनेंगे। बताओ ये निष्क्रिय कंपनी क्या होती है, जो आपने कंपनी बना तो ली कागजों में, और उसके बाद में आप भी सो गए, कोई कामकाज नहीं हो रहा, कोई बिक्री नहीं हो रही, कोई लेन देन नहीं हो रहे, तो वो कंपनी खाली क्या है, कागजों में ही है बस। अभी तो मोदी जी ने क्या किया, पिछली साल तो अनाउंसमेंट ही कर दिया था कि ऐसी 40,000 कंपनियां थी इंडिया में जिनमें कोई कामकाज ही नहीं हो रहा, जबकि ऑडिट तो सबको करानी पड़ेगी, चाहे काम हो या नहीं हो। कंपनी को तो, प्रत्येक कंपनी को तो ऑडिट करानी क्या है, अनिवार्य है। तो मोदी जी ने कहा इन सबको क्या करो, बंद करो, संघ कंपनी में डाल दो, बोला सेल कंपनियां बोलो और इनको बंद करो। तो काफ़ी कंपनियां पिछले साल बंद हुई हैं ऐसी, जिनमें कोई कामकाज ही नहीं हो रहा। तो ऐसे कामकाज हो ही नहीं रहा और उसके आप ऑडिट कर रहे हो, तो खाली ठप्पा ही तो लग रहा है और लेन देन है ही नहीं, चेक क्या कर रहे हो, तो उसको गिनना भी मत। 3 समझ में आ गया, क्लियर है। चौथा, प्रत्येक ऐसी निजी कंपनी समझ गए ना, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्रत्येक ऐसी निजी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड जिसकी पेडअप कैपिटल यानी कि चुकतांश पूंजी जो जनता ने चुका दी, आपने मांगी और जनता ने चुका दी, या जो भी आपके रिश्तेदार थे उन्होंने चुका दी, पेडअप कैपिटल 100 करोड़ से क्या है,
कम है, 100 करोड़ से क्या है, कम है, तो साहब उसको भी मत गिनना। तो मेरे जैसे सीए के तो हो गए मजे, क्योंकि अपने तो लिमिट लगती ही नहीं। क्यों नहीं लगती? क्यों, मेरे पास में रिलायंस, टाटा, बिरला ऐसी कंपनियां तो है नहीं। मेरे पास तो सारी कंपनियां कौन सी है, प्राइवेट लिमिटेड। और प्राइवेट लिमिटेड की पूंजी वो भी कितनी, 100 करोड़। मैंने तो आज तक देखी नहीं, मैंने भी दाढ़ी सफेद कर ली, इतनी ऑडिटें कर दी, आज तक ही नहीं देखी। जयपुर में तो एक सिंगल कंपनी नहीं है ऐसी। क्योंकि एक बात बताओ, ये पैसा कहां से लाएगी, 100 करोड़ रुपए कहां से लाएगी बताओ? जनता से तो ले नहीं सकती, क्योंकि कंपनी कैसी है, नहीं जी। तो घर वालों के पास 100 करोड़ रुपए होंगे क्या? और अगर कोई 100 करोड़ रुपए ला ही रहा है तो फिर निजी क्यों बना रहा है, सार्वजनिक बना लो, आईपीओ ही ले आओ, जनता से ले लो पैसे। इसलिए ये काल्पनिक सी बात होगी। तो एक तरीके से आप ये मान सकते हो जितनी भी निजी कंपनियां सब क्या हो गई, मुक्त हो गई, गणना में शामिल ही नहीं होगी। समझ में आ गया? सब क्या आ रहा है? तो बताओ क्या क्या शामिल नहीं करते 20 की गणना में? ओपीसी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, और एवरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विच हैव पेड अप कैपिटल लेस देन 100 करोड़, जिसकी 100 करोड़ से कम क्या है, कैपिटल है। तो ऐसी कंपनियों को तो गिनेंगे ही नहीं, ऐसी कंपनियों को तो गिनेंगे नहीं। तो आप चाहे जितनी ऑडिट कर लो। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताना। मिस्टर जे नाम के एक चार्टेड अकाउंटेंट के पास में 19 कंपनी की ऑडिट है, पहले से ही 19 कंपनी की ऑडिट है। मतलब इसने कितनी ऑडिट एक्सेप्ट कर रखी है, 19। अभी 6 कंपनियों ने इनको अप्रोच किया कि साहब आप हमारी क्या करें, ऑडिट करें। 19 ऑलरेडी उसके पास है, और कितनी कंपनी और आ गई, 6। इन 6 में से 2 क्या हैं, ओपीसी, और 2 क्या हैं, प्राइवेट लिमिटेड, जिनकी पूंजी क्या है, 100 करोड़ से कम वाली, ठीक है। और 2 कौन आई, सार्वजनिक कंपनी। 2 कौन आ गई, सार्वजनिक कंपनी। बताओ मैं ऑडिट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? ये ऑडिट स्वीकार कर लूं कि नहीं करूं? देखो मैं कितनी ऑडिट कर सकता हूं, 20 में से 19 मेरे पास में है। मैं मान रहा हूं ये 19 वो हैं जो उस लिस्ट से बाहर नहीं है। समझ में आ गया? तो मेरे पास कितनी बची, 1। कितनी ऑडिट ले सकता हूं मैं, 1 ले सकता हूं। तो बताओ ये 2 ओपीसी ले लूं क्या, या नहीं लूं? क्यों, ये तो गिनेंगे नहीं। ये 2 प्राइवेट लिमिटेड ले लूं क्या, ले सकता हूं। और ये दोनों नहीं सर, 1 ले लो। तो मैं टोटल इनमें से 6 में से कितनी ऑडिट ले लूंगा, 5। और फिर भी मैं लिमिट के अंदर हूं। बोलो समझ में आ रहा है? सारी चीज क्लियर है? तो आज इतना ही करते हैं, कल आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। हाँ वो आगे मैं कल बताऊंगा। ये लिमिट मैंने क्या बताई, देखो आपको, एक सीए की लिमिट है। अगर सीए फर्म है जेके एंड कंपनी, और इसमें कितने सीए हैं, 3, जे के जी, तो बताओ फर्म कितनी ऑडिट कर सकती है, 20 गुणा 3, 60। ठीक है, ये मैं कल बताऊंगा आपको। नहीं, 20 पे साइन करेगा, एक 20 पे करेगा साइन। समझ गए?